नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज है ये डे 7 लेसन 7 ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज, जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड है टू असम, राइट, एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स 2025. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टेकिंग मच टाइम। सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे मेदाम मेफी फेस्टिवल के बारे में, राइट। एक्चुअली ये सेलिब्रेट किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है आसाम में? वो है अहोम कम्युनिटी, राइट। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसलिए सेलिब्रेट किया जा सके जिससे क्या उनके एंसेस्टर्स को ऑनर किया जा सके, रिस्पेक्ट दिया जा सके। तो चलो इस पूरे न्यूज के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या था ये, राइट। सो ये मेदाम मेफी जो कि एक एंशिएंट होम टर्म है, देखो इसका मतलब क्या है मेदाम मेफी का? माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, राइट, बट यस, वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, राइट। ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बाय अ होम कम्युनिटी, जिससे उनके जो डिपार्टेड फोर फादर्स है, मतलब वैसे पुराने जनरेशन जो कि ऑलरेडी ऊपर वाले ऊपर चले गए हैं, दैट इज जिनका देहांत हो गया है, उनको काइंड ऑफ एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर प्रोवाइड किया जाता है थ्रू दिस फेस्टिवल। नाउ यहां पे फेस्टिवल में बेसिकली हमको समझना पड़ेगा दैट ये था मेदाम मेफी, राइट। सो इसका मतलब पहले समझते हैं। पहले तो दाम मतलब क्या होता है? एंसेस्टर्स होम लैंग्वेज में, राइट। और फी का मतलब होता है गॉड या फिर स्पिरिट। और ये रिचुअल मतलब ये जो सेलिब्रेशन किया जाता है, इनमें जो रिचुअल्स है उसमें फूड, ड्रिंक्स, प्रेयर्स ऑफर किए जाते हैं टू एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स। यही नहीं, कम्युनिटी फीस्ट भी किया जाता है, दैट इज लोगों को बुलाया जाता है, गैदरिंग किया जाता है, राइट। और सब कोई कलेक्टिवली काइंड ऑफ कम्युनिटी फीस्ट भी होती है, एंड सब कोई रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। की फीचर्स अगर इसके देख लीजिएगा, यस, इन रिचुअल्स को कंटिन्यू किया जाता है बाय एक प्रीस्ट होम कम्युनिटी में, जिनको क्या बोलते हैं? देवधाई, राइट। और ऐसा माना जाता है दैट इसमें जो भी जैसे फूड, ड्रिंक, प्रेयर जो भी ऑफर किया जाता है, इससे जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स है ना, उनकी आत्मा को शांति पहुंचती है और ओवरऑल फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स दिया जाता है फ्रॉम द एंसेस्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। देयर आर टू ऑप्शंस टू इट, राइट। मतलब two statements are this. On the basis of four options are given, just select that which option is correct option for you, right? Moving on, बात करते हैं हम लोग मणिपुर कॉम्बिनेई फ्लावर के बारे में। दाओ ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली इसको इंडिया के फ्लावर के लेक्सिकन में इंक्लूड किया गया है ना। ये मैं क्या बोल रहा हूं, चलो समझते हैं। देखो, जैसे क्या बोला गया, इंडिया के फ्लोरा लेक्सिकॉन में इस कॉम्बिनेई फ्लावर जो क्या कुछ ऐसा दिखता है, इनको इंक्लूड किया गया है ना। क्या पहले क्यों नहीं इंक्लूड किया गया था, अभी क्यों इंक्लूड किया गया है? देखो, क्योंकि पहले ना हम लोग इस फ्लावर को हम लोगों ने मिस आइडेंटिफाई कर लिया था। और ये मिस आइडेंटिफाई किया था बाई, मतलब हम लोग पहले मानते थे दैट ये फ्लावर जो है एक ईस्टर्न चाइना एंड जापान में एक फ्लावर मिलता है जिसका नाम है इरिश बेकरी। ना ये फ्लावर क्या है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट वही है, ये जो फ्लावर है ना जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉम्बिनेई फ्लावर, इसको पहले माना जाता था नहीं ये इरिश बेकरी फ्लावर है, बट ऐसा नहीं है। ये जो है इस फ्लावर का नाम है कॉम्बिनेई फ्लावर। माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, बट यस, ये जो है नेटिव और यूनिक है मणिपुर में, राइट। एंड कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, इस फ्लावर्स को बहुत पुराने से ही यूज किया जाता है लोकल रिलीजियस सेरेमनीज में एज वेल एज वेरियस कल्चरल फेस्टिवल्स में। इनफैक्ट इस फ्लावर को माना जाता है एज ए सिंबल ऑफ लोकल हेरिटेज, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप जहां पर रहते हैं वहां पे जो फूल मिलता है उसी फूल से तो आप पूजा वूजा करते हैं ना, राइट। अच्छा, इसका अगर कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो ये फ्लावर को क्लासिफाई किया एज एन इंडेंजर्ड कैटेगरी, राइट, है ना। और जो पॉपुलेशन जो है इसका धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। रीजन बहुत सारे, जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, राइट, हैबिटाट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन फ्लावर्स का, कहीं ना कहीं लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है दैट इस फ्लावर का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब देखते भी ये फ्लावर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, राइट। नाउ
अब ये इसको पहले हम लोग क्या कौन सा फ्लावर मानते थे, राइट, उस फ्लावर के बारे में हम लोग थोड़ा देर डिस्कस कर लेते हैं, जो क्या ईस्ट एशिया, जापान एंड पार्ट्स ऑफ चाइना में मिलता है। दैट इज इरिश, ये वाला फ्लावर, इस फ्लावर से मिसकंसेप्शन हम लोग का, राइट। नाउ ये जो फ्लावर है ये वेटलैंड हैबिटेट में ग्रो होता है, जो क्या ब्लू वॉयलेट कलर का होता है, जिसको मेनली कल्टीवेट किया जाता है फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस इन द जापानीज गार्डन, राइट। चलो, on the basis of this we have if you see this, first of all, yes, these are the differences. You can clearly see the differences that both the flowers look different, right? चलो, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया गया है, right? Please go through the question properly, read the question line by line and try to answer it in the comment section below. Moving on, next हम लोग मूव करते हैं to the next important article. हम लोग बात करेंगे असम मेला के बारे में। असम मेला, राइट, ये एक फ्लैगशिप, माफ करिएगा, आसाम माला, माफ कीजिएगा, आसाम माला, जैसे सागर माला आपने सुना है ना, राइट। तो सागर माला इनिशिएटिव में क्या होता है, हम लोग बेसिकली जो कोस्टल रीजन्स है वहां पर हम लोग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को काफी ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, राइट। वैसे ही असम माला की अगर बात करें तो थ्रू आउट द असम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रमोट करने के लिए ये नया इनोवेटिव स्कीम लाया गया जिसका नाम है असम माला, राइट। तो असम माला एक फ्लैगशिप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो क्या 2021 में लॉन्च किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर पहला ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, यस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंप्रूव करना है, दैट इज स्टेट हाईवेज के कंडीशन, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के कंडीशंस को ओवरऑल इंप्रूव करना है। इससे फायदा ये होगा दैट ट्रैवल टाइम जो है ना वो बहुत हद तक डिक्रीज हो जाएगा और व्हीकुलर ऑपरेटिंग कॉस्ट वो भी बहुत हद तक डिक्रीज हो जाएगा। पहले देखिए रोड्स प्रॉपर्ली नहीं बने हुए थे तो व्हीकल कभी भी अगर चलता था ना तो क्या होता था, काफी ज्यादा ऊपर नीचे व्हीकल्स को चलना पड़ता था, तो इससे काफी ज्यादा उनका लाइफ टाइम भी घटता था। बट अभी अगर स्मूथ रोड होगा तो आराम से चलेगा, इससे व्हीकल को ज्यादा सर्विसिंग का जरूरत भी नहीं होगा, राइट। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगी क्योंकि मार्केट्स जो है एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का वो ज्यादा कनेक्टेड होगा, इंडस्ट्रियल जोन का डेवलपमेंट होगा, ऐसा का बोला जा रहा है। और इन फ्यूचर टूरिस्ट का भी डेवलपमेंट यही होगा, राइट। यही नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया जाएगा क्योंकि ये जो इस टाइप का डेवलपमेंट है ना वो लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट्स होता है, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू ऐसे इंश्योर किया जाता है दैट जिससे अगर डेवलपमेंट आए भी तो इन्वायरमेंट में जो नुकसान है वो मिनिमम से मिनिमम रहे, राइट। तो ये इस टाइप का डेवलपमेंट है ये। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस we have framed this question on Assam Mala project. Just go through the whole statements and read properly line by line and try to give the answer in the comment section below. Moving on, we'll move on to the next news. यहाँ पे बिल के बारे में बात किया जा रहा है, that is we will be talking about Assam Tourism Development and Registration Bill of 2024, which is very very important bill. So कोई भी बिल, कोई भी कानून अगर गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाता है तो we need to know about it. So let's go through this, right now. इस बिल को क्यों लाया गया, क्योंकि टूरिज्म को ही ऑफ कोर्स प्रमोट करना है। किस टाइप के टूरिज्म को, स्ट्रक्चर्ड, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को। और इस पॉलिसी के अंडर हम लोग इन 4 एस्पेक्ट्स को एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला हम लोग एस्पेक्ट डील करेंगे वो है रेगुलेशन ऑफ टूरिज्म सर्विसेज। दैट इज हम लोगों ने जो है ना अब से इस कानून से इंश्योर कर दिया जाएगा जितने भी ट्रैवल एजेंट, जितने भी गाइड्स हैं, राइट, उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा जिससे टूरिस्ट को ब्लफ या फिर स्कैम ना किया जा सके। तो वही बोला गया, जितने सारे टूरिस्ट एजेंट्स, टूरिस्ट गाइड्स हैं उनको रजिस्टर्ड अपने आप को करवाना ही पड़ेगा, राइट। और अगर आप अनलाइसेंस्ड वे में अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो और बिजनेस चला रहे हो तो आपको फाइन लग सकता है 10,000 रुपए तक। इसलिए वॉयलेशंस बहुत हद तक घट जाएंगी। पेनल्टीज बोला गया मिसकंडक्ट के लिए, दैट इज अगर आप रजिस्ट्रेशन के समय कोई भी आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया या फिर कोई भी फ्रॉड या फिर मैल प्रैक्टिसेस किया तो उसमें भी पेनल्टीज का प्रावधान है, राइट। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग टूरिस्ट फ्रेंडली स्पेसेस। कहीं ना कहीं बेगिंग या फिर अनऑथराइज्ड सेलिंग को बैन किया जा रहा है इन द टूरिस्ट एरियाज, राइट। इससे फायदा ये होगा दैट टूरिज्म को दिखेगा ना, अगर आप सोचो टूरिज्म करने कहीं गए हो वहीं पर लोग एक दिन में आपको 50 भिखारी मिल गया है ना, सब कोई बेगिंग कर रहा है तो आपको भी अजीब टाइप का लगेगा, यार क्या यार आराम से घूम रहे हूं, यहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। और इस टाइप के अगर ऑफेंडर्स हो तो उनको भी फाइन का प्रावधान दिया गया है। इसका एम क्या है, इसका एम है टू प्रिजर्व द डिग्निटी एंड क्लीनलीनेस ऑफ द टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स। और इससे फायदा ये होगा दैट सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा विजिटर्स को। इससे आने वाले समय में अगर सोचो मैं ही कहीं पर अगर विजिट कर रहा हूं तो मैं भी घर में जाके उसकी तारीफ भी करूंगा, वाह यार कितना साफ सुथरा जगह था, कितना फ्रेंडली जगह था। तो इस टाइप से चीजें होंगी, राइट। नेक्स्ट इज
कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा ऑन एडवेंचर टूरिज्म सेफ्टी। जैसे अब सोचो बंजी जंपिंग अगर कर रहा है और वहां पर अगर सेफ्टी का प्रॉपर्ली प्रावधान है नहीं, तो इससे ये तो गलत है ना। अगर आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हो वहां पर अगर आप सेफ्टी हार्नेसेस नहीं लगे हुए हैं तो ये तो गलत है। तो इसलिए यहां पे बोला गया एडवेंचर सेफ्टी ऑडिट कमिटी का भी गठन किया जाएगा इस स्कीम मतलब इस कानून के अंदर। इससे इंश्योर किया जाएगा कि टूरिस्ट जो है वो सेफ हो, और कोई भी अगर एक्सपीरियंस वो लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई अगर एडवेंचर टूरिज्म कर रहे हैं तो उसको प्रोफेशनल लोग का सहारा मिले इन डूइंग ऑल दीज स्टफ्स, राइट। और उस जैसे लिखा भी हुआ है जैसे आपका ट्रेकिंग है ना, राफ्टिंग, जिप लाइन, ये सब क्या हुआ एडवेंचर टूरिज्म में ही तो आता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द ऑफिशियल ब्रांडिंग, है ना। यहां पे क्लियरली बोला गया हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे ऑन द यूज ऑफ ऑसम आसाम लोगो, है ना, क्योंकि ये क्या है स्टेट ऑफिशियल टूरिज्म ब्रांडिंग है, और है ना कोई भी यूज कर लेता है। कोई भी अगर यूज करेगा तो आपको क्या लगेगा, अरे शायद ये एक सरकारी कंपनी है, समझ रहे हो बात। तो यहां पे ये बोला गया कोई भी अगर अनऑथराइज्ड वे में अगर इस लोगों का यूज करेगा तो उनको भी हम लोग पेनल्टीज के प्रावधान में ले आएंगे, राइट। तो ये सब कानून थे और बेसिस ऑफ विच we have framed this very question. Just try to go through the statement of the question and try to give the correct answer in the comment section below. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोशेंग बोरपेटा गुहाएं अवार्ड के बारे में। माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत हो तो, बट रिसेंटली इसको अवार्ड किया गया टू डॉक्टर नोगेन शाइकिया, राइट। कोशेंग बोरपात्र गुहाएं ये कौन थे, पहले तो ये देख लेते हैं। ये जो है ना, माना जाता है ही वॉज द फर्स्ट बोरपात्र गुहाएं ऑफ अहोम किंगडम, जिसने रूल किया था लास्ट इतने सालों से, राइट। सो अब समझना यहां पर फर्स्ट बोरपात्र गुहाएं जब मैं बोल रहा हूं तो व्हाट इज दिस बोरपात्र गुहाएं, ये आप सुना होगा बहुत समय, ये टाइटल है लोगों का, राइट। तो ये क्या है एक्चुअली में, अगर उसके पीछे जाओगे तो ये जो टाइटल है ना, ये अहोम्स जब थे उनके समय ये वेरियस लोगों को ये टाइटल दिया गया था। नाउ किन लोगों को ये टाइटल दिया गया था, ये वैसे लोगों को टाइटल दिया गया था जो एक पहली बात तो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे, और दूसरी बात ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स किस चीज का काम करते थे, दे वर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन गवर्नेंस ऑफ अहोम किंगडम एज वेल एज मिलिट्री अफेयर्स। अहोम्स के समय, है ना, गवर्नेंस और मिलिट्री अफेयर्स के समय जो हाई टॉप रैंक पोजीशंस को जो होल्ड करते थे ना, उन्हीं को ये टाइटल दिया जाता था, दैट इज बोरपात्र गुहें। और ये जो कोशेंग बोरपात्र गुहें थे वो सबसे पहले बोरपात्र गुहें थे इन द Ahom kingdom, right? So this is something which is very factually also they can ask you this, right? So please go through it, right? और ये टाइटल कब दिया गया था, किस अहोम रूलर के समय दिया गया था, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अहोम रूलर शुहुंगमुंग, राइट, जो कि ऑफ कोर्स एक पावरफुल एंड रिफॉर्मिस्ट किंग थे, है ना। नाउ डॉक्टर नोगेन शाइकिया कौन है, उनके बारे में ये थोड़े थोड़े फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको बताने लायक नहीं, मतलब बताऊंगा, मतलब क्या बताऊंगा मैं इसको, आप सिंपली वीडियो को पॉज करो, जस्ट गो थ्रू द होल थिंग, दैट इज ये इनका बॉन्ड कब हुआ था, ये क्या थे, राइट। इनका एकेडमिक करियर के बारे में क्लियरली लिखा हुआ था, दैट ये प्रोफेसर थे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में। पॉलिटिकली ये कैसे इन्वॉल्व थे, जैसे इन्होंने वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी सर्व किया था, है ना, ये राज्यसभा के मेंबर भी थे, कब से कब में थे, तो ये सब कुछ क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, जैसे इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, लिटरेरीज, एशेज ये सब लिखा था। इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी था, है ना। उनका ऐसे कलेक्शन जिनको चिंतारू चर्चा, है ना, इसने काफी ज्यादा रिकॉग्निशन अर्न किया था इन मोहन चंद्र साहित्य सभा इन द ईयर 1980। कुछ ऑनर्स भी इनको प्रोवाइड किया गया है, जैसे क्या क्या ऑनर्स है ना, यू कैन सी, जैसे साहित्य अकादमी से कोई ऑनर मिला था, और अभी तो खैर इनको कोशेंग बोरपात्र गुहाएं अवार्ड मिला ही है ना। तो ये सब इनके बारे में कुछ आप प्लीज गो थ्रू इट, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, which will eventually help you, because on the basis of this kind of question has been made. Try to go through the question and answer the correct answer in the comment section below. next हम लोग बात करेंगे एक बुक जिसको रिसेंटली लिखा गया है रिगार्डिंग द पथारुघाट इंसिडेंट के बारे में। सो पथारुघाट एक हिस्टोरिकल बुक है जो कि अरूप कुमार दत्ता जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक असमीज ऑथर एज वेल एज जर्नलिस्ट है। नाउ अगर ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है, आप सबको पता ही है, पथारुघाट अपराइजिंग ऑफ 1894। नाउ ये कहां हुआ था, दोरांग डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है पथारुघाट।
वहीं पर ये अपराइजिंग हुआ था। नाउ इस रिवॉल्ट या फिर इस अपराइजिंग का रीजन क्या था? देखो 1894 में क्या था ना, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उन्होंने वहां के लोकल फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया था। और इसीलिए जितने भी लोकल फार्मर्स, जितने भी पेजेंट्स थे ना, उनको वो लगा दैट अरे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, हम लोगों के साथ अनजस्ट टैक्सेशन हो रहा है। इसीलिए वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए एंड दिस हैज व्हाट लेड टू द पथारू घाट इंसिडेंट, राइट? बट बाद में डिस्पाइट द नॉन वायलेंट नेचर ऑफ द प्रोटेस्ट, ब्रिटिश क्या हुआ, उन्होंने गन फायर कर दिया उन लोगों के ऊपर, काइंड ऑफ मैसेकर कर दिया, राइट? जिसमें रफली अराउंड 15 फार्मर्स जो है दे वर किल्ड, और बहुत जने तो खैर इंजर्ड भी हो गए थे। मतलब वैसे तो इनको कंपेयर जरूर किया जाता है इनटू जालियांवाला बाग मैसेकर, बट देखो जालियांवाला बाग मैसेकर वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, वो 20th सेंचुरी में हुआ था, ये 19th सेंचुरी में हुआ था, राइट? सो थिंग्स आर, टाइमलाइंस आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। हाँ यहाँ ये वहां से पहले ही हुआ था, है ना, बट दैट वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट रीजंस के कारण, ये एब्सोल्युटली डिफरेंट रीजंस के कारण है, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दीस टू स्टफ्स, ठीक है? तो ये जो पथारू घाट बुक है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो अनडाउटेडली ये बुक कहीं ना कहीं शेड कर रहा है लाइट ऑन अ लेसर नोन पेजेंट्स रिवॉल्ट मूवमेंट इन असम, और कहीं ना कहीं ये हाईलाइट भी करता है करेज, सैक्रिफाइस एंड कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ द फार्मर्स ऑफ असम अगेंस्ट द colonial oppression. On the basis of it, this is the MCQ that we have framed. Just go through the MCQ and try to write the correct option in the comment section below. By the way, इसका PDF का लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जगारा सभा महोत्सव के बारे में। 125 ईयर ओल्ड ये महोत्सव है जो क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहां पर? असम के वेस्ट नलबारी रीजन में, राइट? सो जगारा सभा महोत्सव ये एक हिस्टोरिकल कल्चरल फेस्टिवल है, और 2024 में जो है दिस फेस्टिवल हैज मार्क 125th ईयर, so that's why it is very very important and there is high chances that they can ask you this time, ठीक है? नाउ इसका सिग्निफिकेंस अगर बात करें तो यस, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इवेंट है जहां पे लोग जो है ना एक साथ आ जाते हैं, लाइक कल्चरल प्रोग्राम और सोशल गैदरिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है कहा जाता है इट इज रूटेड इन द लोकल ट्रेडिशन एंड इट्स लॉन्ग हिस्ट्री मेक इट्स अ सिंबल ऑफ असम का यूनिटी, हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। इसके बेसिस पे ये भी क्वेश्चन फ्रेम आउट किया गया है, प्लीज ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट, पॉइलेंग सेलिब्रेशन वाज देयर इन न्यूज दिस टाइम, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा था शिवसागर में। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा लाइट डालते हैं। पॉइलेंग यह एक सैक्रेड बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है जो क्या रिलेट करता है विद द थेरावादा बुद्धिज्म, और यह ट्रेडिशनली ऑब्जर्व किया जाता है जिससे स्पिरिचुअल माइलस्टोन, एक होमेज प्रोवाइड किया जाता है टू द रिवर्स मॉन्क एज वेल एज पीस और रिफ्लेक्शंस को शोकेस किया जाता है अमंग द फॉलोअर्स। इसके लोकेशंस और ड्यूरेशंस की अगर बात करें, यस पॉइलेंग सेलिब्रेशन जो है ये हेल्ड किया गया था एट शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का सोलापथार जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है वहां पर। दिस इज द सोलापथार बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, राइट? और ये एक 3-day रिलीजियस इवेंट है जिसमें वेरियस बुद्धिस्ट मॉन्क्स, डिवोटीज अलग अलग रीजन से आते हैं शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के सोलापथार बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में। नाउ इसके अगर कल्चरल और रिलीजियस कंटेक्स्ट की अगर बात करें इस फेस्टिवल का, वैसे तो थेरावादा बुद्धिज्म अगर देख लीजिएगा तो ये पता है मैक्सिमम कहां पर प्रैक्टिस किया जाता है? म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे रीजन में। और इंडिया की अगर बात करें तो यस, असम के कुछ कुछ पॉकेट जैसे तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और शिवसागर रीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है बाय द एथनिक ताई बुद्धिस्ट कम्युनिटीज, राइट? तो वही बोला गया दैट सेलिब्रेशंस जैसे ये पॉइलिंग जो है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है दैट इंडिया में, असम में मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस फैब्रिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? इसके बेसिस पे दिस इज द क्वेश्चन दैट यू मे फ्रेम आउट, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। आसाम, अगर आप जैसे कि देख रहे हैं बोर्ड में, देखो आसाम और मेघालय
इतने बड़े बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें यस रिसेंटली असम एज वेल एज मेघालय के बीच में कुछ कुछ एरियाज थे जहां पे डिस्प्यूट्स थे, इसीलिए असम ने भी अपना कुछ कुछ टेरिटरी मेघालय को दिया है, मेघालय ने भी कुछ कुछ अपना टेरिटरी असम को दिया है, क्योंकि बॉर्डर निगोशिएशंस चल रही थी, राइट। तो उसी में बोला गया है दैट रफली अराउंड 18.33 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है वो मेघालय को दिया गया है इसके, राइट। नाउ ओरिजिन ऑफ द डिस्प्यूट 1972 में ही ये ओरिजिनेट हुआ था। क्यों ओरिजिनेट हुआ था? क्योंकि देखो असम ने एक्चुअली, तब आपको तो पता है ये पूरा रीजन असम ही था ना, तो तब 1971 में असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, जिसको असम कंसीडर करती है दैट हाँ यही लीगल बेसिस है टू डिमार्केट द बाउंड्री विच एवर एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द रीजन्स ऑफ असम, जिसके तहत अगर असम मेघालय के बीच में अगर बॉर्डर का लेंथ देख लीजिएगा रफली अराउंड 885 किलोमीटर पूरा बॉर्डर लेंथ है बिटवीन दीज टू रीजन, राइट। तो यही कुछ कुछ फैक्ट्स थे, बट कुछ कुछ फैक्ट्स से थोड़ा हट के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, जहां पे दो स्टेटमेंट्स तो दिया गया है, राइट। एंड प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दिस इज अ इजी क्वेश्चन, दिस इज डायरेक्टली आप 2 मिनट में आंसर दे दोगे, बट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई टू आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर व्हिच हैज नॉट बीन टॉट नाउ, बट आई होप दैट असम ज्योग्राफी में आप लोगों ने किया होगा। इनफैक्ट अगर आपने नहीं किया होगा ना, आप एक काम कीजिए, भद्रा आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल में असम ज्योग्राफी का मैंने एक लेसन डाला हुआ है, जहां पे वेरियस स्टेट्स के बाउंड्रीज के बारे में प्रॉपर्ली बहुत एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया गया है, राइट। वहां पर भी जाइए, थोड़ा खुद भी पढ़ो भाई, है ना। और यस, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप, right? I hope that this was an interesting lecture that was being delivered. So yeah, if you feel like good about it, you can share with other aspirants whosoever are preparing for APSC this time. So this was all about the discussion that we had for this way session. In the next session, till then, bye bye. Take care.